नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि आज G20 सम्मेलन का समापन विधिवत रूप से शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक हो गया। दुनिया भर के G20 के मेंबर, कुछ आमंत्रित मेंबर जो G20 के सदस्य नहीं थे लेकिन देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम और एक धरती एक परिवार के सोच को बलवती करने के लिए, परिलक्षित करने के लिए, साबित करने के लिए दुनिया के और भी सदस्य देशों को आमंत्रित किया था जो सदस्य नहीं थे। उन सब के उपस्थिति में शांतिपूर्ण सार्थक सम्मेलन समाप्त हुआ। इस सम्मेलन में क्या मिला, क्या खोया, यह विषय बहुत बड़ी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और मेरा मानना है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाता, बताता या सुनाता हूं जिस पर और जगह पर विश्लेषण या तो होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मैं जो इससे पाया, जो इस कार्यक्रम से जो मुझे अच्छा लगा वह यह कि भारत ने पूरी भारतीयता की छाप इसमें छोड़ी। जिस तरह से भारत ने इसको शोकेस किया, देखिए कूटनीति में आप कौन सा परिधान पहने हैं, किस तरफ आपका मुंह है, किस तरह से आपका बिहेवियर है, यह सब मायने रखता है। इन सब को गुलदस्ते में सजा करके प्रस्तुत किया जाता है और दुनिया इसी को बॉडी लैंग्वेज कहती है और कहती है कि भाई आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था। आपके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ करके दुनिया इसकी सफलता और असफलता की कल्पना करती है, चर्चा करती है। मैं शुरू करता हूं शुरू से। जब हमको G20 का अध्यक्षता मिला, यह एक रूटीन प्रक्रिया है। पहले किसी और देश के पास था, अब नवंबर तक हमारे पास है, अब ब्राजील के पास नवंबर से अगले नवंबर तक रहेगा। उसके बाद ये रोटेशन पे आता रहता है। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि भारत की दुनिया में बढ़ती साख के वजह से हमको अध्यक्षता मिला, नहीं, ये आना ही था। यह उस देश के पास भी जाएगा जो उसके अध्यक्षता छोड़िए मेंबर बनने के भी लायक नहीं, अगर वो मेंबर बने हैं तो उनके पास भी जाएगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जब हमको अध्यक्षता मिला तो हमने इसको किस तरह से शोकेस किया। मित्रों, हमने इसको जनता का सम्मेलन बन गया, जनता का सम्मेलन बना दिया। मतलब हम सबसे पहले इसको कश्मीर में किए। चीन और पाकिस्तान कश्मीर को विवादित स्थल बनाने के लिए दुनिया में प्रचारित करती है। उस चीन में हमने G20 में दुनिया के लोगों के राजनयिकों को बैठाया, यह साबित करने, दिखाने और ये शोकेस करने के लिए कि भारत भूमि का अभिन्न अंग है और इस पर हमारा टेरिटरी है, हमारा कानून चलता है। इसीलिए हम अपने किसी आयोजन को अपने टेरिटरी के अंदर कर रहे हैं। उसके बाद सांस्कृतिक भारत का जो राजधानी है, सांस्कृतिक पहचान के लिए भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ माने जाने वाला काशी में हमने किया और भी कई जगह किया। वह सब अगर आप भूल जाए, आपको न याद हो, तो ये पिछले 2 दिन की घटनाक्रम पर ध्यान दें। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने जो मेहमानों का स्वागत किया वह उस समय चक्र के साथ किया जो परिवर्तनशील है। ओडिशा के प्राचीनतम शौर्य कोणार्क मंदिर का वो प्रतीक है, वहां लगा हुआ है। यहां तो खैर उसकी तस्वीर थी, लेकिन हम वहां मेहमानों का स्वागत किए जहां ये प्रगतिशील है। मतलब हम ये साबित नहीं करें कि हम ही परमानेंट है। हमारे बाद ब्राजील के बाद अलग दुनिया के और देश जो आज मठाधीश हैं उनको भी ये बताने का संदेश था कि ये दुनिया प्रगतिशील है। कल हम प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहे थे, कल हम प्रगतिवान होंगे। जो लोग कहते हैं ना, विकासशील देश, विकसित देश और तेजी से बढ़ रहा विकसित देश। तो माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय चक्र, उस प्रगति चक्र, उस गोल चक्र, वो कोणार्क मंदिर के चक्र के सामने लोगों का स्वागत किया कि आज आप जहां हैं कल वहां नहीं रहेंगे। ये समय का पहिया है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है। मतलब आप आए हैं तो आप एक इंसान के रूप में हैं, एक राष्ट्र के रूप में हैं। यह मत मानिए कि आप खुदा हैं, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप जीसस हैं, आप ही डिस्ट्रॉय हैं, आप ही सब कुछ हैं। यह समय का चक्र है
जहां कल आप हैं, हम हैं, फिर कोई और होगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, भारत के महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से रात्रि भोज का आयोजन। मेहमानों को भोज दिया। हमारे घर भी कोई रिश्तेदार मेहमान आता है, हम उसको भोजन पर आमंत्रित करते हैं। यह हमारी भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा में जो भारतीयता की पुट हमने भोजन में रखा, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमने उन तमाम मेहमानों को इस बात के लिए मनाया कि भाई भोजन, हम शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजन ही आपके सामने परोसेंगे और आपको इसको खाना है। यह जबरदस्ती का सौदा नहीं है, क्योंकि यह क्या प्लेट में रखा जाएगा, किस कलर में होगा, कितना बज के कितना मिनट पर कौन सा चीज सर्व किया जाएगा, यह सब पहले कूटनीतिक स्तर पर, विदेश सेवा का अधिकारियों का स्तर पर चर्चा हो जाता है, उसकी मिनट्स बन जाती है। जब देश का राष्ट्राध्यक्ष वहां बैठा होता है तो उसको पता है कि कौन किस परिधान में होगा, किस स्थिति में होगा, कितना बज के कितना मिनट पर उठेगा, कितना बज के कितना मिनट हाथ मिलाएगा, गले मिलना है, हाथ मिलना है, प्रणाम करना है, कितनी दूर से करना है, यह सब वहां पर पता होता है। वही बात जब राष्ट्राध्यक्ष भोजन पे आमंत्रित होता है राष्ट्राध्यक्ष, तो यहाँ के जो उसके संबंधित अधिकारी होते हैं वो जाते हैं कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी फलाना चीज खाते हैं, फलाना चीज पीते हैं, शुगर है इसलिए चीनी नहीं पीते, कोलेस्ट्रॉल है इसलिए लाल मीट नहीं खाते। मतलब यह सब व्याख्या जाती है। उन लोगों को भी गई होगी। जो बाइडेन का भी स्टाफ आया होगा, सुरक्षा में रत्ती भर भी कोताही न करने वाला जो बाइडेन का स्टाफ आके कहा होगा नहीं भाई हमारे तो ये जौ बाजरा तो देखे नहीं, खाना तो दूर की बात है। उसी तरह से डूडो का आया होगा, उसी तरह से मार्लिन का आया होगा, उसी तरह से जापान का आया होगा। मतलब जितने देश के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे थे सारे आए होंगे। और सब लोगों को यह समझा देना कि आप विशुद्ध शाकाहारी भोजन करिए जिसमें कैलोरी की मात्रा कम है, और यह मिंट से तैयार किया गया, मतलब मोटे अनाज से तैयार किया गया है, जो सुपाच्य है। और जलवायु परिवर्तन, जो हमारे यहाँ पानी की समस्या है, जो अगला युद्ध पानी पर होने वाला है, जो अगली लड़ाई और अगली मीटिंग जो हम लोग करेंगे वो शायद पानी की समस्या पर करेंगे। तो आज आप इस अगर भोजन को खाते हैं, इसको इंडोर्स करते हैं, तो दुनिया प्रोत्साहित होगी और आप भी प्रोत्साहित होंगे। इस अनाज को उगाएंगे तो इसमें पानी की संख्या कम लगती है, पानी की मात्रा कम लगती है, और ये कम पानी में उगता है और सुपाच्य भी होता है और पौष्टिकता से भरपूर होता है। यह एक सफलता थी। उसके बाद भारतीय परिधान की सफलता। भारतीय परिधान की ललक या तो उन राष्ट्राध्यक्षों को हुआ होगा कि मैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी जो है वो साड़ी में है तो हम भी साड़ी में जाए, भारतीय परिधान में जाए। या भारत के राष्ट्रनायकों ने उनको कहा होगा कि भाई भारत भूमि पर आए हैं, भारतीय भोजन कर रहे हैं, शाकाहारी भोजन का सेवन करेंगे, तो क्यों ना भारतीय परिधान पहने। वो भी कोई दबा के उनको परिधान नहीं पहना जा सकता है, किसी लालच या दबाव या प्रभाव में वो नहीं पहन सकते। उनकी खुद की इच्छा हुई होगी और उनको उस इच्छा के तहत प्रभावित कर लेना भी कूटनीतिक सफलता है। उसके लिए भी भारत बधाई का पात्र है, उसमें लगे हुए लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि जिस स्थान पर महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी स्वागत कर रहे थे, वह दुनिया में जो शिक्षा का सबसे पहला स्थान था दुनिया में, जिसको कहा जाता है ना कि भाई शिक्षा यहीं से हुई है, जिसको जला करके खाक कर दिया गया था। पहले बताने के लिए कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ था, यहाँ के अवशेष से अमेरिका शोध कर रहा है, दुनिया शोध कर रही है। उस अवशेष के तस्वीर के सामने हम भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे थे और वो सब के सब लोग भोजन कर रहे थे। उसके बाद जो आज अंत हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में जो युद्ध की विविधता हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन साल भर से ऊपर युद्ध हो गया, ना तो कोई उसको समाप्त करना चाहता है, ना ही वो दोनों ही देश समाप्त करना चाहते हैं। चीन की घुसपैठ की प्रवृत्ति और भी देशों की जो हड़प लेने की मंशा है, जो भूमि हड़पने की भूख है और जो सस्तीकरण का भूख है, उसमें हर जगह युद्ध के उन्माद में लोग रहे। उस युद्ध के उन्माद वाली वातावरण में हमने अहिंसा के एक पुजारी के कब्र पर उन लोगों को खड़ा कराया और सबके हाथ में पुष्पगुच्छ था, जो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम सब लोग महात्मा गांधी कहते हैं, दुनिया उनको अहिंसा के पुजारी मानती है। मतलब वहां से अहिंसा, मतलब वहां जाने का मतलब आदमी हिंसक प्रवृत्ति को त्याग करके जाता है, या जब जाता है तो हिंसा दिमाग में से हट जाता है। उस जगह पर सब लोगों को कतार बंद करके खड़ा करा देना और सबसे
पुष्पहार से उनका श्रद्धांजलि कराना कूटनीति के विजय का यह काम है। वो सब राष्ट्राध्यक्ष जो मखमल में पांव रखने के पहले 5 बार सोचते हैं, वो नंगे पांव भरी बरसात में उस पत्थर पर चले और चलने पर मजबूर नहीं हुए, चलने की इच्छा व्यक्त किया और शौकिया चले। यह सब बताता है कि भारत की कूटनीति कितनी विजय है और भारत ने इसको कितना सही ढंग से शोकेस किया है। कहीं किसी प्रभाव में नहीं आया भारत, कहीं किसी के दबाव में नहीं आया भारत। पिछले बार जब ये बाली में समापन हुआ था तो डिक्लेरेशन घोषित नहीं हो पाया, इतना विरोध था। भारत के कूटनीति पता चला कि 200 घंटा लगातार काम करना, कई बैठकें हुई और कितना दिन काम करने के बाद यह डिक्लेरेशन तैयार हुआ। विदेश सेवा के अधिकारी, कूटनीति में लगे हुए अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, राजनीति के लोग, जो लोग भी इस काम में लगे हैं, वो सब के सब बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि उसमें भारत का प्रभाव दिखा। भारत उसमें भी कहीं दबाव में नहीं दिखा। दुनिया में पहली बार लिखित दस्तावेज में किसी देश ने यह लिखने का साहस किया है, अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह के सामने, कि यह रूस यूक्रेन युद्ध नहीं है, यह पश्चिमी देश और रूस के बीच की बढ़ती वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम रूस यूक्रेन युद्ध है। इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के मुंह पर पूरी मीडिया के सामने कहा था कि मिस्टर पुतिन, आज का जमाना युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है, शांति का संदेश देने का है, युद्ध की बारूद फूंकने और फोड़ने का नहीं है। और दुनिया दंग रह गई थी भारत के क्षमता को, भारत के शक्ति को देख करके। आज वो लिखित दस्तावेज में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने इसको मनवा लेना कि यह रूस और यूक्रेन युद्ध नहीं है, यह अमेरिका और रूस के टसल और पश्चिमी देशों और रूस के टसल का परिणाम है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत को जितनी तारीफ की जाए कम है। इन सब शोकेस के अलावा जो और चीज हुई जिसको आप लोगों ने टीवी मीडिया में देखा होगा, वो जो इंडिया से लेकर के मिडिल ईस्ट होते हुए पश्चिमी देशों तक जो कॉरिडोर जा रहा है, जिस तरह से सीपेक चीन पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है, अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा तो हमारा बिजनेस के लिए कितना बड़ा फायदा होगा, कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी, यह तो हम सोच के ही इतरा रहे हैं। यह सब दूरगामी काम है। कार्बन उत्सर्जन में जो हम एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाने पर जो हम सहमति व्यक्त कर रहे हैं, सबसे ज्यादा 80% कार्बन उत्सर्जित करती है अमेरिका, और वह जब इस पर आई है तो वह बहुत कुछ हमारे लिए लाई है। सबसे बड़ा बात जो हुआ है कि भारत का तकनीकी दक्षता दुनिया में डंका हो रहा है और अमेरिका अपने तकनीकी इंस्टीट्यूट को यहाँ पर स्थापित करेगी और यहाँ पर रक्षा सामग्रियों की निर्माण अमेरिका करेगी और अमेरिका खरीदेगी। मतलब उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा और वो हमसे खरीदार होगा। यह भारत के तकनीकी उन्नतता और तकनीकी कौशलता का परिचायक है और यह जितनी तारीफ की जाए भारतवंशी होने के नाते, भारतभाषी होने के नाते, वह कम है। मित्रों, G20 सम्मेलन में यह चीज देखने को मिली कि हमने इसको जनता का आयोजन किया। G20 सम्मेलन से जनता हर्षाल्लासित हुई, जनता के सामग्रियों का हाट लगा करके प्रदर्शित किया गया और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने उसकी खरीदारी की, मतलब सीधा सीधा उसको इंडोर्स किया। यह भारत के हथकरघा उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारत के कला, संस्कृति, पेंटिंग और चीज वहां पर नुमाइश के लिए लगाई गई थी, जिसको विदेशी मेहमानों ने सीधा खरीदारी किया बिना किसी बिचौलिए का, मतलब सीधा दुकान से खरीदा और उसको ले जाकर के अपने देश में प्रदर्शित करेंगे, पहनेंगे, तो वह भारत का प्रचार होगा, भारत का एंडोर्समेंट होगा। इन सब चीजों से मैं तो बहुत प्रभावित हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दुखी करती हैं। हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी आस लगा बैठे थे कि यह फेल हो जाएगा। बहुत सारे बुद्धिजीवियों का एक कहना था, एक पत्रकार है जो अब नकारे जा चुके हैं, उन्होंने अपने फेसबुक लाइव पर कहा था कि क्या हम 2 दिन तक जय श्री राम और सनातन से परहेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि G20 में कुछ होगा नहीं, लोग आएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे। इसलिए सनातन का संगोपा समाचार चैनल को उठाया गया है ताकि G20 की बात को दबाया जा सके, क्योंकि G20 कार्यक्रम तो फेल हो चुका है। मुझे यह पता नहीं चला अब तक
कि अगर भारत का G20 कार्यक्रम फेल हो जाता तो वो जो पत्रकार लोग भारत के हैं उनको क्या प्राप्त हो जाता। वो इतना खुशी में क्यों थे कि भाई चलो ये कार्यक्रम फेल हो रहा है और फेल हो जाएगा। मतलब भारत के भरोसा को टूटता हुआ देख करके, भारत की बेइज्जती दुनिया में देख करके ये लोग हर्षान्वित हो रहे हैं। यह भारतीय बीज है ना, भारत के ही है ना, यह बड़ा संदेह है मुझे। लेकिन भारत के दुनिया में बढ़ती साख और देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत संपर्क, 1-to-1 डायलॉग और 1-to-1 रिलेशन का परिणाम रहा कि जो मोदी ने चाहा वही दुनिया ने कहा, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत में भारत के उन छोटे भैया सनातन विरोधियों और सनातन को ढकोसला बनाने वाले अनपढ़ बेवकूफ़ों से मैं एक बात कहूँगा कि वो लोग कहते हैं कि अगर ये लोग पढ़ाई के टाइम में स्कूल का बस्ता उठाए होते तो आज मंदिर का घंटा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऋषि सुनक को देख लें। ऋषि सुनक दुनिया का सबसे टॉप विद्यालय में पढ़े हुए हैं, दुनिया का सबसे महंगे स्कूल से शिक्षा प्राप्त किए हैं। आमतौर पर जिस स्कूल की फीस आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ पढ़े हुए हैं, और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। भारत के धनी मनी लोगों में से नंबर 1 इन्फोसिस के मालिक की बेटी से शादी है उनका, और स्वयं भी इंग्लैंड के बड़े प्रतिष्ठित परिवार से है, और आज तो खैर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। उसके पहले वित्त विभाग के इंचार्ज थे, वित्त मंत्री थे, और भी कई महकमे को संभाल चुके हैं। आप जब वो सनातन मंदिर में शस्त्रांग होकर के दंडवत कर रहे थे, भारतीय सनातन के ओत प्रोत जूता उतार करके नंगे पांव जब मंदिर का दर्शन करके और बाकायदा तस्वीर खिंचवा कर इसका वीडियो भी लगाया, वह उन लोगों के मुंह पर जूता मारने जैसा हुआ जो अल्प ज्ञान में सनातन को तोड़ने वाला बता रहे हैं। उन्हें ऋषि सुनक के विषय में जानना चाहिए, देखना चाहिए। खैर, G20 सम्मेलन के सफलपूर्ण आयोजन में लगे सभी लोगों, चाहे वो कूटनीति में लोग हों, विदेश सेवा का अधिकारी हों, उसके फव्वारे और कंप्यूटर लगाने वाले भारत के बिजली वाले लोग, टेक्नीशियन, उस सड़क को बनाने वाले लोग, वहाँ पर फूलदान लगाने वाले लोग, वो माली, वो सभी लोग जो G20 सम्मेलन के किसी भी क्षेत्र में योगदान सहयोग दिए हैं, वो सब के सब बधाई के पात्र हैं। और उस सभी को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जय हिंद, जय भारत, जय सनातन बोलता हूँ। धन्यवाद।